हेलो गाइज, आप लोग का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टॉपर सिन पर। तो अगर आप लोग जुड़ चुके हो तो सबसे पहले तो हेलो लिख दीजिए। आप नीचे सबसे पहले हेलो लिखिए और भी अपने दोस्तों को जल्दी से शेयर कर दीजिए कि टॉपर सिन चैनल पर जानदार शानदार जबरदस्त आपके जो जीके के टेस्ट हैं वो स्टार्ट हो रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन आपके बीएड के एंट्रेंस में आएंगे, आपको बिल्कुल भी नहीं घबराना है। पीडीएफ उडीएफ के लिए बिल्कुल ना परेशान हो, तुरंत मिल जाएगी आपको, बिल्कुल फ्री है सब कुछ, यहाँ पर कुछ नहीं लेना है। और हाँ, आपको टेस्ट के साथ में इसके कंसेप्ट भी बताए जाएंगे, कैसे क्या हो रहा, कितने सारे क्वेश्चंस निकल कर आएंगे, सारी चीजों पर बात होगी। बहुत बढ़िया, सभी लोग शेयर कर दो यार पहले। और जो लोग जुड़ चुके हो जल्दी से हेलो लिख दीजिए। और जितने भी लोग पहली बार विजिट किए हो टॉपर स्टूडेंट को, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब मार दीजिए, ताकि आप डेली आपको जीके, जीएस, रीजनिंग और हिंदी सबका टेस्ट होगा। बस धीरे धीरे समय आने तो सब कुछ टेस्ट होगा, सब कुछ कंसेप्ट होंगे और डेली क्लास तो मिल ही रही है। बहुत बढ़िया। चलिए, तो इसका पहले क्वेश्चन का आंसर है, बताइए संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। और ऑप्शन आपके हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और भीमराव अंबेडकर। 10 सेकंड का समय सिर्फ मिल रहा है। चलिए, तो आप लोगों ने कर लिया है और आंसर दीजिए फटाक फटाक। सभी लोग टाइपिंग करिए, सभी लोग टाइप करने में लापरवाही ना करिए। मुझे पता है ठंडी है, आप लोग रजाई में बैठे हो, टाइप नहीं हो पा रहा है, कोई बात नहीं, लेकिन जल्दी से करिए। तो इसके राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे वो संविधान सभा के अध्यक्ष थे। अगर बात हो जाएगी हम लोगों की, अगर हम बात करें पंडित जवाहरलाल नेहरू की, तो ये भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। और अगर बात किया जाए कि भारत के प्रथम केंद्रीय मंत्री कौन थे, तो वो भी पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। प्रथम प्रधानमंत्री याद रखिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन जब पूछ लेता है कि प्रथम केंद्रीय मंत्री कौन थे, तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो याद रखिएगा, अगर प्रथम प्रधानमंत्री की बात होगी तो भी जवाहरलाल नेहरू, अगर प्रथम केंद्रीय मंत्री की बात होगी तो भी जवाहरलाल नेहरू। सरदार पटेल यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे, ये भारत के पहले होम मिनिस्टर थे, ये भी आपको याद होना चाहिए। पहले गृह मंत्री भारत के सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। भीमराव अंबेडकर जी की बात करें तो इनको विधि निर्माता या संविधान का जनक भी कहा जाता है। देखो, एक ही क्वेश्चन से 4-4, 5-5 क्वेश्चन निकल के आए हैं। भीमराव अंबेडकर को भारत के संविधान का जनक भी कहा जाता है। बहुत बढ़िया। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन अगर जबरदस्त लग रहा हो, एक्सप्लेनेशन अगर जबरदस्त लग रहा हो, तो लाइक नहीं कर रहे हो तो पता नहीं क्या कर रहे हो, जल्दी से लाइक मार दीजिए और दोस्तों को शेयर कर दीजिए कि सभी लोग जुड़ जाएं जल्दी से। चलिए, पृथ्वी के स्थल पृष्ठ का कितना भाग रेगिस्तान है? 10वां भाग, 5वां भाग, 1/3 या 6वां भाग? चलिए बता दीजिए, 10वां भाग, 5वां भाग, 1/3 भाग या 6वां भाग? कितना भाग जो है पृथ्वी के स्थल पृष्ठ का रेगिस्तान है? चलिए तो बताता हूं इसका राइट आंसर क्या है। तो इसका अगर राइट आंसर की बात करें तो 5वां भाग, यानी पृथ्वी के स्थल का 1/5 भाग जो है वो हमारा क्या है, वो रेगिस्तान है। बहुत बढ़िया। वापस वेदों की ओर का आह्वान किसके द्वारा किया गया था? यानी कि वापस वेदों की ओर, या कहीं कहीं एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि वेदों की ओर लौटो, ये नारा किसने दिया था? स्वामी विवेकानंद ने दिया था, या स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था, अरविंद घोष ने दिया था, या राजा राम मोहन राय ने दिया था? चलिए बहुत बढ़िया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्वामी दयानंद सरस्वती। इन्होंने ही कहा था कि वापस वेदों की ओर लौटो, इन्होंने ही कहा था। चलिए, बाकी राजा राम मोहन राय की अगर हम बात करते तो इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। किस ईयर में की थी? 1828 ईयर में की थी इन्होंने। उसके बाद में हम स्वामी विवेकानंद की बात तो आप सबको पता ही है। चलिए बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4, भारत के राष्ट्रवादी नेताओं ने साइमन कमीशन का बहिष्कार क्यों किया था? चलिए बताइए, 10 सेकंड का समय मिलता है। पहला ऑप्शन है, वे समझते थे कि यह मात्र दिखावा है। कमीशन के सभी सदस्य अंग्रेज थे। कमीशन के सदस्य भारत के विरुद्ध धारणाओं वाले थे। वह भारतीयों के मांगों को पूरा नहीं करते थे। बता दीजिए, थोड़ा क्वेश्चन बड़ा है। चलिए, भारत के राष्ट्रवादी नेताओं ने साइमन कमीशन का बहिष्कार क्यों किया? ओनली 10 सेकेंड। चलिए, तो मैं इसका राइट आंसर बता देता हूं। इन्होंने इसलिए बहिष्कार किया था क्योंकि उस कमीशन के सभी सदस्य क्या थे? अंग्रेज थे।
समझ में आया? और इसको व्हाइट मैन कमीशन भी कहा गया था। और इसी कमीशन के विरुद्ध में 1928 में लाला लाजपत राय के ऊपर लाठियों से हमला, लाठी चार्ज हुई थी और उनमें उनकी मृत्यु भी हो गई थी। तो ईयर भी याद रखिएगा 1928 में ही साइमन कमीशन आया था, जिसमें इसको व्हाइट मैन कमीशन के नाम से भी जाना जाता है। तो याद रखिएगा किस ईयर में आया था, ये भी इंपॉर्टेंट है। और किसकी लाठी से किसके ऊपर लाठी चार्ज हुआ था, किस नेता के ऊपर जिनकी मृत्यु हो गई थी। तो लाला लाजपत राय आपको अच्छे से याद रखना है। क्लियर है? बहुत बढ़िया। चलिए, निम्न में से किसको भारत की श्रिम्प राजधानी कहा जाता है? निम्नलिखित में से किसको भारत की श्रिम्प राजधानी कहा जाता है? चलिए, तो इसमें लिखा हुआ है कि निम्न में से किसको भारत की, इसको थोड़ा क्लियर कर लीजिएगा भैया, यहां पर भारत होना चाहिए, यहां पर थोड़ा सा गलत हो गया है, इसको देख लीजिए, इसको भारत कर लीजिएगा। निम्न में से किसको भारत की श्रिम्प राजधानी कहा जाता है? चलिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नेल्लूर। नेल्लूर को भारत का श्रिम्प राजधानी कहा जाता है। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6, सिंध नदी का उद्गम कहां से होता है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। सिंध नदी का उद्गम कहां से होता है? हिंदकुश पर्वतमाला से, हिमालय पर्वतमाला से, काराकोरम पर्वतमाला से, या कैलाश पर्वतमाला से? चलिए, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कैलाश पर्वतमाला से। इसमें कुछ आपको फैक्ट्स और है, मैं आपको बता दूं कि जो सिंध नदी है इसकी टोटल जो लंबाई है वो 2880 किलोमीटर है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, 2880 किलोमीटर है। और अगर मैं बात करूं तो इनकी जो 5 सहायक नदियां हैं उनके भी नाम आपको याद रखना है, रावी, ब्यास, सतलज, झेलम और चिनाब। फिर से मैं बता दूं, रावी, व्यास, सतलज, झेलम और चिनाब। और इन्हीं 5 नदियों से पंजाब का नाम जो है पंजाब पड़ा था, याद रखिएगा। 5 नदियां इनको भी बोलते हैं, सतलज, ब्यास, रावी, सतलज, ब्यास, रावी, झेलम और चिनाब, ये 5 नदियां। बहुत बढ़िया। अगर पसंद आ रहा है भाई तो जल्दी से लाइक मार दो यार, जल्दी लाइक मार दीजिए। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया यूनानी राजदूत कौन था? कौटिल्य था, सेल्यूकस निकेटर थे, मेगास्थनीज थे, या जस्टिन थे? चलिए, तो इसमें मैं आपको बता दूं इसका राइट आंसर जो होगा, चलिए इसका अगर राइट आंसर की अगर हम लोग बात करते हैं तो हमारा हो जाएगा मेगास्थनीज। जो मेगास्थनीज थे वही चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। इसने एक बहुत ही अच्छी पुस्तिका लिखी थी जिसका नाम इंडिका था। उसके बाद में मैं बात करूं कौटिल्य की, तो कौटिल्य जो थे इनके 3 नाम हैं। एक आपके नाम पड़ जाता है विष्णुगुप्त, एक इन्हीं का नाम विष्णुगुप्त है, एक आपका कौटिल्य है और एक आपका चाणक्य है। तो इनके ये 3 नाम पड़ जाते हैं, कौन कौन से? विष्णुगुप्त, कौटिल्य और चाणक्य, ये 3 नाम हैं जो इनके हैं। उसके बाद में बात करूं सेल्यूकस निकेटर, तो जो सेल्यूकस निकेटर था ये सिकंदर का सेनापति था। आपने अलेक्जेंडर का नाम सुना होगा, सिकंदर का, ठीक है, उसका ये सेनापति था। और इसी ने अपनी बेटी की शादी चंद्रगुप्त मौर्य से की थी, ये भी आप याद रखिएगा। इसी ने अपनी बेटी की शादी चंद्रगुप्त मौर्य से की थी। मेगास्थनीज यूनानी था, आपको बता ही दिया गया है, बाकी जस्टिन कोई खास नहीं। आगे बढ़ते हैं। अगर पसंद आ रहा है, अगर एक्सप्लेनेशन भी पसंद आ रहा है तो आप कह दीजिए। अगर आपको लग रहा है कि एक्सप्लेनेशन सर अगली क्लास से करिएगा, नहीं तो सीधा क्वेश्चन ही प्रैक्टिस कराइएगा, तो आप कमेंट कर सकते हो कि सर आप एक्सप्लेन ना किया करिए, सीधा आप क्वेश्चन पर ही आया करिए, सीधा आप क्वेश्चन कराइए। तो अगर ऐसा होगा तो मैं सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन ही लेकर आऊंगा। आप कमेंट करके मुझे जरूर बताइए, क्या आपको ये जो मैं एक्सप्लेन करता हूं इससे कोई फायदा आपको लग रहा है कि नहीं लग रहा है। चलिए, यूरोपियन शक्ति पहचाने जिससे शिवाजी ने तोपें और गोला बारूद प्राप्त किए थे? बताइए, शिवाजी ने किससे तोप और गोला प्राप्त किए थे? बताइए। फ्रांसीसी से, पुर्तगाली से, डच से या अंग्रेज से? बहुत बढ़िया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पुर्तगाली। पुर्तगाली से ही शिवाजी ने तोप और गोला जो हैं मंगवाए थे या प्राप्त किए थे। वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? समताप मंडल, वायुमंडल, क्षोभ मंडल या मध्यमंडल? बहुत बढ़िया। तो अगर हम बात करें तो टोटल हम लोगों के पास 5 लेयर होती है। मैं सबसे पहली चीजें बता दूं, 5 लेयर होती है। सबसे नीचे हमारी क्षोभ मंडल, उसके बाद में समताप मंडल,
उसके बाद में मध्यमंडल, उसके बाद में आयनमंडल और उसके बाद में हमारी होती है वायुमंडल। तो सबसे नीचे हमारी कौन सी होती है मंडल? क्षोभ मंडल होती है। और अगर मैं क्षोभ मंडल की बात करूं तो जितनी भी मौसमी घटनाएं होती हैं, बरसात, तूफान, बादल, ये सब आपकी क्षोभ मंडल में होती हैं। समताप मंडल में ही आपकी ओजोन लेयर पाई जाती है, ये भी आप याद रखिएगा। ओजोन लेयर हमारी समताप में पाई जाती है, ठीक है। और आयन मंडल की अगर मैं बात करता हूं, मैं इसमें एक फैक्ट और ऐड कर दूं। अगर मैं आयन मंडल की बात करूं तो जितने भी रेडियो तरंगें होती हैं, जो आपकी सैटेलाइट होती हैं, जो टीवी और रेडियो को चलाने के लिए होती हैं, वो आपकी आयन मंडल में होती हैं। तो तीन चीजें याद रखनी है। आयन मंडल में रेडियो तरंगें होती हैं, क्षोभ मंडल में तूफान, बादल, बारिश, जितनी भी मौसम की घटनाएं होती है, समताप मंडल में आपकी ओजोन लेयर पाई जाती है। बहुत बढ़िया। चलिए, अगर पसंद आ रहा तो प्लीज लाइक वाइक मार दिया करिए। ऐसा मैं नहीं करना चाहता था कि बस खाली क्वेश्चन करा दें, आपके सारे डाउट्स बने रहें। जितने भी इस क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी डाउट हैं मैं क्लियर करता हुआ चलता हूं। किस पेड़ की छाल मसाले के रूप में प्रयोग की जाती है? दालचीनी, लवंग, नीम, ताड़। चलिए, बहुत बढ़िया। तो इसका राइट आंसर आप हो जाएगा, वो हो जाएगा दालचीनी। जो दालचीनी होती है, इसी की छाल को आप देखते हो ना, गरम मसाले में प्रयोग किया जाता है, ठीक है, मसाले के रूप में होती है। बाकी जो लवंग होती है, ये आपकी छाल नहीं होती है, ये आपकी कली होती है। समझ में आई बात? बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं। रेड डाटा बुक किन जातियों के बारे में जानकारी देता है? इसको थोड़ा सा सही कर लीजिएगा आप लोग। बुक किन जातियों के बारे में जानकारी देता है, ऐसा होना चाहिए था। जो लुप्त हैं, जो संकटापन्न हैं, जो खतरनाक हैं, या जो बिरली हैं? बहुत बढ़िया। तो जो संकटापन्न हैं उन्हीं के बारे में है, यानी जो लुप्त होने के कगार पर हैं या जो लगभग खत्म हो चुके हैं, उन्हीं को संकटापन्न कहा जाता है। बहुत बढ़िया। मानव शरीर की सबसे लंबी अस्थि कौन सी है? अंतः प्रकोष्ठिका, प्रगेथिका, उर्व अस्थि, प्रगदिका या अंतर्जघिका? मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी। चलिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उर्व अस्थि। यानी कि अगर मैं इसकी बात करूं तो इसको फीमर के नाम से भी जाना जाता है, और ये जांग की हड्डी है, ठीक है, आप इसको याद रखिएगा। फीमर इसका नाम है, और अगर आपको हिंदी में मिल जाए उर्व अस्थि तो भी आपका काम हो जाएगा, आप याद रखिएगा। और ये कहां पाई जाती है? ये जांग में पाई जाती है। और अगर पूछा जाए सबसे छोटी हड्डी कौन सी है शरीर की, तो वो आपकी स्टेप्स होती है। स्टेप्स कहां पर पाई जाती है? वो कान में पाई जाती है। बहुत बढ़िया। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से सबसे छोटी पक्षी कौन सी है? गुंजन पक्षी, कबूतर, तोता या घरेलू गौरैया? चलिए, तो इसमें कुछ भी नहीं है, तो आपको गुंजन पक्षी जो है ये आपकी सबसे छोटी पक्षी है। बहुत बढ़िया। वायुमंडलीय हवा पृथ्वी पर कैसे रखी जाती है? गुरुत्व द्वारा, पवनों द्वारा, बादलों द्वारा, पृथ्वी के घूर्णन द्वारा? देखो, पीडीएफ के लिए आपको कुछ नहीं करना है, बस नीचे जाना है, आपको टेलीग्राम लिंक मिलेगा, आपको वहां पर जाकर मुझसे जुड़ जाना है। वहां पर जुड़ने से आपके 2-3 फायदे हो जाएंगे कि मान लो किसी भी वीडियो की आपको नोटिफिकेशन नहीं मिल पाती है, तो आपको वहां पर वीडियो भेज दी जाएगी, आप वहां से देख सकते हो। दूसरी चीज, जो भी पीडीएफ होगी, कोई भी नोटिफिकेशन आता है तो आपको वहां पर मिल जाती है तुरंत ही। तो अगर आप लोग टेलीग्राम ग्रुप पर ज्वाइन हो जाओगे तो बड़ी अच्छी बात है, आपको नीचे लिंक दी गई है, आपको वहां पर सब कुछ मिल जाएगा। चलिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गुरुत्व द्वारा। जो वायुमंडलीय हवाएं होती हैं वो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही हमारी पृथ्वी पर होती हैं। इसीलिए मैंने बताया था कि क्षोभ मंडल पर ही सारी जो मौसम घटनाएं होती हैं वो सिर्फ क्षोभ मंडल पर ही होती है। पेंडुलम को चंद्रमा पर ले जाने पर उसकी समय अवधि क्या होगी? बढ़ेगी, घटेगी, शून्य हो जाएगी या उतनी ही रहेगी? चलिए, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बता दीजिए सभी लोग। तो जब आप पेंडुलम को चंद्रमा पर ले जाओगी तो उसकी जो समय अवधि होगी वो क्या हो जाएगी? वो बढ़ जाती है। बाकी एक क्वेश्चन और बहुत ही एग्जाम में पूछा जाता है, और अब की बार बीएड एंट्रेंस में भी था
कि अगर कोई भी वस्तु है जिसका भार पृथ्वी पर 60 किलोग्राम है तो चंद्रमा पर ले जाने पर उसका भार कैसा हो जाएगा। तो आपको पता है कि चंद्रमा पर जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है वो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से 1/6 होता है, यानी 1/6 होता है। तो जब कोई भी वस्तु आप चंद्रमा पर ले जाओगे और पृथ्वी पर वो 60 है तो चंद्रमा पर उसकी वजन कितना हो जाएगा, 10 किलोग्राम हो जाएगा। क्लियर है, बहुत बढ़िया। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगर समझ में आ रहा है तो भैया लाइक वाइक मार दो और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दो कि हाँ कोई एक चैनल है जहां पर आपको हर एक चीज के डाउट्स क्लियर किए जाते हैं। लार किसके पाचन में मदद करती है, वसा के, स्टार्च के, प्रोटीन के या विटामिन के? चलिए बताइए। चलिए, तो आपको पता है कि जो आपका लार होता है ये स्टार्च के पाचन में मदद करता है। जैसे चावल में आपकी स्टार्च पाया जाता है, उसके पाचन में आपका ये होता है। प्रोटीन जो होता है इसको क्या कहा जाता है, ये आपके जो मांसपेशी शरीर में उसके बनाने के लिए ये बहुत ज़्यादा जरूरी है। विटामिन आपको पता है, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, ये सब बहुत सारे इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, देखो अगर आपको इन सबके मैं अलग से टॉपिक भी लेकर आऊंगा जिसमें आपको विटामिन के बारे में सब कुछ बताऊंगा, इनके केमिकल नेम वगैरह क्या होते हैं, सब कुछ जो इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए सब लाऊंगा। आपको घबराना नहीं, सब फ्री मिलेगा, पीडीएफ के साथ सब मिलेगा। बस आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए धीरे धीरे। अब एक ही दिन में सब नहीं ला सकते ना भैया। वाणिज्यिक प्रयोग के लिए बनाया गया पहला कंप्यूटर क्या था, यानी यूज ऑफ कॉमर्शियल, वाणिज्यिक प्रयोग के लिए बनाया गया पहला कंप्यूटर क्या था, उसका नाम क्या था? चलिए, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यूनिवॉक। यूनिवॉक यानी कि ये इसका ऐसे होता है, इंग्लिश में लिखा होता है यूनिवॉक, UNIVAC, यूनिवॉक हो जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। विश्व का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क कहां स्थित है, मणिपुर में, लखनऊ में, राजस्थान में या असम में? आपको नेशनल पार्क की वीडियो मिल जाएगी, बिल्कुल घबराया नहीं। बस 1 से 2 दिन में आपको नेशनल पार्क की मैं पूरी वीडियो ले आऊंगा कि किस स्टेट में कौन से नेशनल पार्क हैं। ठीक है, ये सारी चीजें, कौन सा झील है, सब पर वीडियो मिलेगी। बस आप घबराओ नहीं, बस सब कुछ मिलेगा। तो ये आपका मिल जाएगा मणिपुर में। और ये जो तैरता हुआ जो नेशनल पार्क है इसका आप नाम लिख लीजिएगा, जो विश्व का इकलौता है इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, कैवुल लामजाओ। क्या नाम है इसका, कैवुल लामजाओ नेशनल पार्क इसका नाम है, लिख लिया ना। विश्व का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क है जो मणिपुर में है और कैबुल लामजाओ नेशनल पार्क है। अगर ये पूछ लिया जाए किस झील पर यह पार्क स्थित है तो उस झील का नाम है लोकटक झील। ठीक है, लोकटक झील पर यह नेशनल पार्क स्थित है। बहुत बढ़िया। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। धक्का सह स्टील के ही क्यों बनाए जाते हैं, यानी जो धक्का सह होता है वो स्टील के ही को भी बनाए जाते हैं। अब धक्का सह आपको नहीं पता होगा तो मैं आपको बता दूं, आपके यहाँ कोई गाड़ी होती है जैसे स्कॉर्पियो बोलेरो है तो उसके आगे एक बम्पर लगा होता है जिसको आप बम्पर बोलते हो, उसी को बोलते हैं कि धक्का सह, उसको हिंदी में कहते हैं और बम्पर बोलते हैं उसको इंग्लिश में। तो बम्पर जो होता है वो स्टील के ही क्यों बनाए जाते हैं, क्योंकि वह भंगुर नहीं होता है, उसकी प्रत्यास्थता कम होती है, उसकी प्रत्यास्थता अधिक होती है, उसमें कोई तन्य गुण नहीं होता है। चलिए बता दीजिए। बहुत बढ़िया, तो मैं इसका राइट आंसर आपको बता देता हूं। जो धक्का सा होता है वो स्टील के इसलिए बनाए जाते हैं क्योंकि उसकी प्रत्यास्थता अधिक होती है। अब कुछ बच्चों के मन में आ रहा हो क्वेश्चन कि सर प्रत्यास्थता क्या होती है, तो प्रत्यास्थता का मतलब होता है इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी का मतलब कोई भी ऐसा वस्तु जिसको दबा दिया जाए तो उसकी जो आकार है वो परिवर्तित हो जाए और छोड़ देने पर वो फिर अपने आकार में आ जाए। जैसे गेंद, आप कोई प्लास्टिक का गेंद लेते हो उसको दबाते हो तो वो अंदर चली जाती है, लेकिन जैसे आप छोड़ते हो वो फिर से अपनी ही आकार में आ जाती है। यहां तक क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पोर्टलैंड सीमेंट में जिप्सम मिलाने से क्या होता है, बताइए। जो आपका पोर्टलैंड सीमेंट होता है उसमें जिप्सम मिलाने से क्या होता है, सीमेंट का सामर्थ्य बढ़ जाता है, सीमेंट शीघ्र जम जाता है, सीमेंट की लागत कम करने में या सीमेंट की लागत बढ़ाने के लिए। पोर्टलैंड सीमेंट, चलिए तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कि जो सीमेंट है वो शीघ्र जम जाता है। कितने, पोर्टलैंड सीमेंट में। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश सेवानिवृत्त होते हैं कब, यानी कितने साल के जब उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश हो जाते हैं तब वो सेवानिवृत्त हो जाते हैं, यानी तब वो रिटायर हो जाते हैं।
चलिए बता दीजिए सभी लोग, बहुत अच्छे, अच्छा क्वेश्चन है ये। चलिए तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 65 साल। 65 साल की उम्र में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश जो हैं रिटायर हो जाते हैं। बहुत बढ़िया। निम्न ब्रिटिश व्यक्तियों में से किसने स्वीकार किया था कि 1857 का विद्रोह एक राष्ट्रीय विद्रोह था? काफी इंपॉर्टेंट है। बहुत बढ़िया, बताइए इसका आंसर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। चलिए तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डिजरेली। डिजरेली ने ही 1857 की क्रांति को कहा था कि यह एक राष्ट्रीय विद्रोह है। अगर मैं डलहौजी की बात करूं तो इन्हीं के शासनकाल में 1853 में पहली बार जो है रेलगाड़ी चली थी। मुंबई से थाने के बीच में 34 किलोमीटर की डिस्टेंस तय की थी उसने। ठीक है, मुंबई से थाने 1853 में पहली बार रेलगाड़ी चली थी लॉर्ड डलहौजी के समय पर, और इन्होंने हड़प नीति वगैरह चालू की थी। चलिए, निम्न में से कौन सा शासक अनपढ़ था? हुमायूं अनपढ़ था, अकबर अनपढ़ था, शाहजहां अनपढ़ था, या जहांगीर अनपढ़ था? चलिए तो इसमें जो आपका अकबर लिखा हुआ है, अकबर जो है ये एक अनपढ़ शासक था। ठीक है, और इनके जो अभिभावक थे, कभी कभी पूछ लिया जाता है, तो वो बैरम खां थे। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा, अकबर के अभिभावक बैरम खां थे और ये अनपढ़ शासक था। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग कहां से अपनाई गई है? जो भारत के राष्ट्रपति हैं इन पर महाभियोग जो है कहां से स्टार्ट किया गया, या कहां से ये लाया गया है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है? जिन बच्चों को महाभियोग नहीं पता उनको मैं बता दूं कि अगर संविधान के खिलाफ कुछ भी कार्यवाही किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा, तो उनको हटाने की एक प्रक्रिया है, उन पर महाभियोग चलाया जाता है, और इस पर क्या होती है, छानबीन होती है कि अगर ये गलत होंगे राष्ट्रपति तो उनको अपने पद से हटना होगा। तो ये लिया गया था अमेरिका से। और ब्रिटेन की अगर बात करें तो यहां से एकल नागरिकता ली गई थी कि कोई भी जो व्यक्ति है उसके पास एक ही नागरिकता होगी। उसके बाद में अगर हम बात करें आयरलैंड, तो यहां से राज्य के नीति निर्देशक तत्व लिए गए थे। बहुत बढ़िया, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा लोक नृत्य राजस्थान से संबंधित है? झोरा, सुईसिनी, रौफ या विधि? चलिए तो अगर मैं बात कर दूं तो यहां पर जो सुईसिनी है ये राजस्थान से संबंधित नृत्य है। जो आपका झोरा है ये आपके उत्तराखंड से संबंधित नृत्य है। उसके बाद में जो विधि है ये आपका आंध्र प्रदेश से संबंधित है। और उसके बाद में जो रौफ है ये आपका कश्मीर से संबंधित है, यानी जम्मू कश्मीर से ये नृत्य जो है वो संबंधित है। क्लियर है यहां तक? झोरा उत्तराखंड, सुईसिनी आपके राजस्थान से, रौफ जम्मू कश्मीर से, और विधि आंध्र प्रदेश से। क्लियर है यहां तक? चलिए तो आज के लिए इतना ही क्वेश्चन था। ठीक है, 25 क्वेश्चन, लेकिन मुझे उम्मीद है कि मैंने जो एक्सप्लेन किया है उससे आपको बहुत फायदा हुआ होगा। और ये 25 क्वेश्चन कम से कम 70 क्वेश्चन का आपका काम करेगा। क्लियर है? इसी टाइप के आपके क्वेश्चन आते हैं। आप पहले जो भी हम लोगों का ये लेक्चर है अभी सिर्फ इसलिए कि आप ये जान जाओ कि किस प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन आपके आते हैं। बाकी आपको हर एक चीज अलग से पढ़ाई जाएगी, नृत्य अलग पढ़ाया जाएगा, मंदिर मस्जिद ये सब अलग से पढ़ाए जाएंगे। आपको हर एक चीज, हर एक वंशज को अलग से पढ़ाया जाएगा। आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, बस आप लोग परेशान हो। और हाँ, पीडीएफ के लिए आपको कुछ नहीं करना है, बस नीचे टेलीग्राम लिंक है, आप जाकर वहां पर मुझसे जुड़ जाइए और जल्दी से आप अपना पीडीएफ को ले लीजिए। चलिए तो ये सारी चीजें हैं आपको यहाँ पर आपको रख लेना है। बाकी उम्मीद है कि आपको ये सेशन बहुत पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दो। ठीक है, बाकी मिलते हैं हम लोग अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।